दोस्तों, पृथ्वी जिस पर हम सब रहते हैं यह हमारे सौरमंडल का एक भाग है और हमारा सौरमंडल आकाशगंगा का एक भाग है। इसी प्रकार से इस यूनिवर्स में लाखों आकाशगंगाएं हैं और उन्हीं आकाशगंगाओं के समूह को हम ब्रह्मांड कहते हैं। इसे और अगर बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करें तो सूक्ष्म से सूक्ष्म अणुओं से लेकर के जो ये विशालकाय आकाशगंगाएं हैं, इन्हीं के सम्मिलित रूप को हम ब्रह्मांड या यूनिवर्स के नाम से जानते हैं। अब एक सवाल उठता है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कि यह ब्रह्मांड क्या है, सूर्य क्या है, पृथ्वी क्या है, ये ग्रह नक्षत्र ये सब क्या है। तो मनुष्य स्वभाव से ही जिज्ञासु है, लेकिन शुरुआत में उसके पास उसका दृष्टिकोण और सुविधाएं संसाधन सीमित थे, तो सारी चीज़ें सीमित थीं। इस वजह से शुरुआत के लोगों को लगा कि पृथ्वी तो कहीं ना कहीं स्थिर है और इसके जो चारों ओर ये सूर्य दिखाई दे रहे हैं, ग्रह दिखाई दे रहे हैं, नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं, ये सभी कहीं ना कहीं चक्कर लगा रहे हैं। तो इसकी शुरुआत की अरस्तु ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। उन्होंने कहा पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य ग्रह चंद्रमा ये सभी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा कि कहीं ना कहीं उस समय जो ये ब्रह्मांड की संकल्पना थी उनके दृष्टिकोण में, वो केवल हमारी सौरमंडल तक सीमित थी, वो पूरे यूनिवर्स को नहीं समझ पा रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा कि पृथ्वी हमें स्थिर दिखाई पड़ती है, इसलिए पृथ्वी हमारी केंद्र में है। सूर्य ग्रह ये जितने भी नक्षत्र तारे हैं ये सभी पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन इनके कॉन्सेप्ट को हम अभी यहाँ पर नहीं लिखेंगे। उसके पीछे कारण है कि इन्होंने जो अवधारणा दी वह दार्शनिक स्तर पर था, उसका कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं था। इसलिए इसकी शुरुआत हम करेंगे टॉलेमी के अवधारणा से। तो जो पहली अवधारणा है वो है जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक अवधारणा, इसका प्रतिपादन किसने किया? टॉलेमी ने। अब देखिए, ये अवधारणा नाम से ही स्पष्ट है, दो शब्दों से मिलकर के बना है, जियो और सेंट्रिक से। जियो का मतलब आपको भी पता है क्या होता है? पृथ्वी। सेंट्रिक का मतलब क्या है? कि जो चीज सेंटर में हो, केंद्र में हो। ठीक है, यानी कि यहां पर जो जियोसेंट्रिक अवधारणा दी टॉलेमी ने, उनका कहना था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। ध्यान रखिएगा, नाम से स्पष्ट है, रटने की आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। सूर्य चंद्रमा ग्रह ये जितने भी चीजें हैं ये सभी पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। तो ये थी इनको जियोसेंट्रिक अवधारणा। इसके बाद कॉपरनिकस आते हैं और उन्होंने दी हेलियोसेंट्रिक अवधारणा की। ठीक है, इसको किसने प्रतिपादित किया? कॉपरनिकस ने। इन्होंने, कॉपरनिकस ने टॉलेमी की जियोसेंट्रिक अवधारणा का खंडन किया। उन्होंने कहा, अब देखिए यहाँ पे शब्द से स्पष्ट है, रटने की आवश्यकता नहीं है। हेलियो बना है हेलियोस से, इस जिसका अर्थ होता है सूर्य। सेंट्रिक का मतलब आपको पता ही है कि केंद्र में हो। तो अब जो यह अवधारणा है इसमें कहा गया कॉपरनिकस के द्वारा कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, पृथ्वी और अन्य ग्रह चंद्रमा ये सभी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब हेलियोसेंट्रिक रहेगा तो हमें किसको केंद्र में कर देना है? सूर्य को। और अभी तक भी समझिए कि ये जितने भी ये लोग आए हैं ये सभी, इनकी अवधारणाएं अभी सीमित है कहाँ तक? हमारे सौरमंडल तक। अभी यूनिवर्स की अच्छी तरह के संकल्पना नहीं आई है, इतने को ही वो यूनिवर्स मान करके चल रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी और अन्य ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। इसके बाद एक व्यक्ति आए, टाइको ब्राहे। ध्यान दीजिएगा, टाइको ब्राहे। इन्होंने इस जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक इन दोनों के बीच की अवधारणा निकाली। ठीक है, इसे ही इसीलिए इसको मध्यवर्ती मॉडल भी कहा जाता है। इन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी स्थिर है, पृथ्वी केंद्र में है और वह स्थिर है। इन्होंने कहा पृथ्वी स्थिर है। सूर्य जो है वह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है। सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रही है। पृथ्वी का चक्कर लगा रही है और बाकी जो अन्य ग्रह हैं वो सभी, बाकी अन्य ग्रह वह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं।
सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने इन दोनों के बीच का मॉडल दिया, कहा कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, बाकी जो अन्य ग्रह हैं वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसमें एक महत्वपूर्ण चीज आती है, केपलर के ग्रहीय गति का नियम। केपलर के ग्रहीय गति का नियम, यह 16वीं शताब्दी के अंत और 17वीं शताब्दी के शुरुआत के आसपास की बात है। इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया, इन्होंने कहा कि सूर्य जो है वह ग्रहीय कक्षा के केंद्र में है। ध्यान समझिएगा, सूर्य ग्रहीय कक्षा के केंद्र में है और पृथ्वी और अन्य सभी ग्रह क्या कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ध्यान से समझिएगा इसको। ठीक है, ग्रहीय कक्षा का केंद्र माना, सूर्य को ग्रहीय कक्षा का केंद्र माना। इसके साथ इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात और बताई। अभी तक जो बात हो रही थी कि वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहे सभी, इन्होंने कहा नहीं, वह मार्ग वृत्ताकार नहीं है, वृत्ताकार नहीं है, बल्कि एलिप्टिकल है, यानी कि दीर्घ वृत्ताकार है। दीर्घ यानी कि जो ग्रह और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं वो कैसे पथ पर, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा कर रहे हैं। यह था केपलर के ग्रहीय गति का। इसके बाद गैलीलियो ने आकाश में जब दूरबीन से देखा तो कई अन्य प्रमाण सामने आए, जैसे बृहस्पति ग्रह के 4 बड़े बड़े चंद्रमाएं हैं, जिससे यह अवधारणा खारिज हुई कि हर चीज पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। दूसरा, उन्होंने देखा कि शुक्र ग्रह की अपनी भी कुछ कलाएं हैं, इससे यह स्पष्ट हुआ कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। साथ ही उन्होंने देखा कि सूर्य में दाग और धब्बे हैं। लेकिन अब जो एक सबसे बड़ा सवाल था कि इन ग्रहों को घुमाता कौन है, क्योंकि इसके पहले कॉपरनिकस ने क्या बताया कि यह ग्रह घूमते कहाँ हैं। केपलर के ग्रहीय गति नियम ने क्या बताया कि किस प्रकार की कक्षा में घूमते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी यही था कि इन ग्रहों को आखिर में घुमाता कौन है। यहीं पर अब नाम आता है सर आइजैक न्यूटन का। तो न्यूटन ने क्या बताया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। इस थ्योरी के माध्यम से उन्होंने बताया कि जो ग्रह हैं इनकी अपनी एक गति है, जिससे ये सीधी रेखा में गति करते हैं, गति करते हैं। लेकिन अगर ग्रह केवल सीधी रेखा में गति करेंगे तो पलायन कर जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण बल है इनको अपनी ओर खींचे हुए है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल। तो इन्हीं दोनों को जोड़ करके उन्होंने बताया कि जो ग्रहों की अपनी गति है, जो जिससे वो सीधी रेखा में गति करते हैं, साथ ही सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल, इन दोनों को मिलाकर उन्होंने कहा ग्रहीय कक्षा, यानी कि इन दोनों को मिलने से ही जो ग्रह है वह ग्रहीय कक्षा में लगातार एलिप्टिकल पाथ पे घूमते रहते हैं। तो यहां से इन दो चीजों के माध्यम से यह स्पष्ट हो गया कि ग्रह जो है यह अंतरिक्ष में पलायन क्यों नहीं कर जाते हैं, वह कक्षीय गति के कारण ग्रहीय कक्षा में लगातार घूमते रहते हैं। और वह कक्षीय गति उत्पन्न कैसे होती है, ग्रहों की जो अपनी गति है और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो अपनी ओर खींचे रखता है और उन्हें पलायन करने से रोकता है। अब इसके बाद 1805 में 1805 में हर्सेल ने, ध्यान रखिएगा, हर्सेल ने बताया कि यह जो सूर्य, ग्रह और ये जितनी पृथ्वी है ये सभी आकाश गंगा का केवल एक अंश मात्र है। अब समझिएगा, सूर्य, पृथ्वी और अन्य ग्रह
इसको उन्होंने बताया कि ये सभी केवल आकाशगंगा का अंश मात्र हैं। अब यहां से इस चीज से एक बात स्पष्ट होती है कि कहीं न कहीं अब मानव की जो ब्रह्मांड के प्रति समझ है वह थोड़ी सी और बढ़ रही है। अब वह सौरमंडल से आगे की चीजों की बात कर रहा है, आकाशगंगा की बात कर रहा है, यानी कि यूनिवर्स को अपनी नज़र में और बड़ा कर रहा है। यूनिवर्स तो पहले से ही बड़ा है, लेकिन अपनी समझ से, अपनी नज़र से वह उस चीज़ों को और बड़ा और विस्तार करके देखने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि सूर्य, पृथ्वी और अन्य जितने भी ग्रह हैं ये सभी आकाशगंगा का केवल एक अंश मात्र हैं। ठीक है। इसके बाद 1920 में एडविन हब्बल ने एडविन हब्बल ने 1920 में एडविन हब्बल ने यह बताया कि जो ये हमारा यूनिवर्स है ये लगातार विस्तार हो रहा है, और इसको उन्होंने बताया कि आकाश गंगाओं के बीच लगातार दूरी बढ़ रही है। लगातार दूरी बढ़ रही है। इसको एक बार फिर समझिए। 1920 में एडविन हब्बल ने बताया कि आकाशगंगाओं की भी संख्या कोई एक नहीं है, और उन्होंने कहा कि ये जो हमारा यूनिवर्स है ये लगातार एक्सपेंड हो रहा है, लगातार यह बढ़ रहा है। इसको उन्होंने ऐसे प्रमाण दिया कि जो आकाशगंगाओं के बीच की दूरी है वह लगातार बढ़ रही है। इसी वजह से वो कह रहे हैं कि यूनिवर्स हमारा एक्सपेंड कर रहा है। आइए अब देखते हैं कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। इससे संबंधित कई परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वह है बिग बैंग का सिद्धांत। ठीक है। कौन सा? बिग बैंग सिद्धांत। इसे हम महाविस्फोटक सिद्धांत या ब्रह्मांड की विस्तारित परिकल्पना के भी नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। प्रतिपादन किसने किया? जॉर्ज लेमेत्रे ने। और बाद में इसकी व्याख्या प्रस्तुत की रॉबर्ट वेगनर ने। रॉबर्ट वेगनर ने। अब समझिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार यह बताया गया कि आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व, आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई। और शुरुआत में एक पदार्थ था जिसका आयतन अत्यंत ही सूक्ष्म था। ध्यान समझिएगा, आयतन पदार्थ था गोलाकार, जिसका आयतन अत्यंत ही सूक्ष्म था, अत्यंत सूक्ष्म था, साथ ही जिसका तापमान और घनत्व अनंत था। ठीक है। यानी कि आज से तकरीबन 13.8 अरब वर्ष पूर्व जब ब्रह्मांड बनने की शुरुआत हुई, एक पदार्थ से हुई जो गोलाकार था, जिसका आयतन बहुत ही कम था, लेकिन उसका जो तापमान और घनत्व था वह बहुत ही अनंत था। और बिग बैंग प्रक्रिया के अनुसार उसमें एक विस्फोट हुआ, उस पदार्थ में एक महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट हुआ जिसके कारण इस पदार्थ के कण तेजी से फैलने लगे, पदार्थ के कण तेजी से फैलने लगे। और उसके बाद अरबों वर्ष बाद हाइड्रोजन और हीलियम हाइड्रोजन और हीलियम
कि बादल संकुचित होने लगे। ध्यान समझिएगा, इस पदार्थ में महाविस्फोट के बाद हाइड्रोजन और हीलियम के बादल बनने लगे और वो आपस में संकुचित होने लगे, जिससे आकाशगंगाओं और तारों का निर्माण होना शुरू हुआ। लेकिन यह प्रक्रिया को होने में लगभग अरबों वर्ष लगे। ठीक है, और जो ये जब विस्फोट हुआ तो जो ये पदार्थ के जो पार्टिकल्स हैं, कण हैं, तब से आज तक ये सभी सब गतिमान अवस्था में हैं। ठीक है, और इसके अरबों वर्ष बाद हाइड्रोजन और हीलियम के बादल आपस में संकुचित होकर के तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण करने लगे, और इस प्रक्रिया को डॉपलर इफेक्ट के माध्यम से भी सत्यापित किया गया है। अब इसके बाद देखिएगा, यह 13.8 अरब वर्ष पूर्व की घटना है, और आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व, 4.5 अरब वर्ष पूर्व, हमारे सौरमंडल का निर्माण होना शुरू हुआ। सौरमंडल का, जिसमें हमारा सूर्य, पृथ्वी और जो इस सौरमंडल में जितने भी उपस्थित ग्रह हैं, इनका निर्माण कब शुरू हुआ? तो आज से तकरीबन 4.5 अरब वर्ष पहले। एक बार फिर से इसको समराइज कर देते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्रे ने किया, बाद में इसकी व्याख्या रॉबर्ट वेगनर ने की। शुरुआत में यह बहुत ही सूक्ष्म पदार्थ था, जिसका आयतन अत्यंत सूक्ष्म और तापमान और घनत्व अनंत था। इसके बाद इसमें एक महाविस्फोट होता है, ठीक है, और पार्टिकल्स बिखरने लगते हैं जो आज भी गतिमान अवस्था में हैं। साथ ही अरबों वर्ष बाद हाइड्रोजन और हीलियम के बादल आपस में संकुचित होकर के आकाशगंगाओं का और तारों का निर्माण करने लगे। ठीक, और इसके तकरीबन आज से लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का निर्माण होना शुरू हुआ, जिसमें हमारे सूर्य, पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण होना शुरू हुआ। तो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम देखेंगे कि गैलेक्सी और नेबुला क्या होते हैं और इनका निर्माण कैसे होता है, अर्थात आकाशगंगा और निहारिका। साथ ही देखेंगे न्यूट्रॉन तारा क्या होता है, एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, ब्लैक होल्स क्या होते हैं, साथ में सौरमंडल की संरचना कैसे होती है। इन सब को हम अगली वीडियो में देखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपके संबंधित प्रश्न हो उसे आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए, हम उसका उत्तर अवश्य देंगे।